1.5 महीने से हम कहते आ रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया और हम पटरी पे बैठे, उसके 10 दिन के अंदर सब कुछ कर दिया। पटरी पे हम नहीं बैठे थे, हमें जबरदस्ती बिठाया गया था। देखिए, एक होता है पार्टी तय करेगी और एक खुद का भी एक मंशज होता है। तो आपका वो मंशज क्या कहता है, आपकी सोच क्या कहती है कि कहाँ से आप चुनाव लड़ने वाले हैं? और फिर हम कहते हैं हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, हमारी क्राइम बढ़ रही है। अरे भैया, बच्चों को नौकरी नहीं लगेगी, पेपर आउट होते रहेंगे या कुछ ना कुछ घपला होता रहेगा तो बच्चा जाएगा कहाँ? रोटी तो खानी है ना। नमस्कार, मैं हूं उर्वशी शर्मा और आप देख रहे हैं नेताजी लाइव। नेताजी लाइव में इस वक्त हमारे साथ हैं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के और साथ ही साथ एमबीसी वर्ग के अध्यक्ष विजय बैंसला जी। विजय बैंसला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लोगों में ये जागरूकता है, ये जिज्ञासा है जानने की कि आखिर विजय बैंसला चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं और क्या विजय बैंसला 2023 राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं, हाँ हम चुनाव लड़ेंगे क्योंकि मेरे पिताजी कर्नल साहब की भी इच्छा थी कि हम इलेक्शन लड़ें। और कहाँ से लड़ेंगे ये तो पार्टी भी डिसाइड करेगी और समाज भी डिसाइड करेगा। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जैसे हर बार होता आ रहा है कि हम तो अपने बाहुल क्षेत्र से ही लड़ेंगे, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में आप जातीय समीकरण देखते हुए इलेक्शन लड़ते हैं, उस हिसाब से लड़ा जाए। कोई भी है, हमारे समाज में खास करके जातीय समीकरण पे इलेक्शन लड़ा जाता है। लेकिन देखने को मिलता है कि जब विधानसभा के चुनाव नजदीक होते हैं तो सभी लीडर्स अपने क्षेत्र में सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन आपकी सक्रियता पूरे राजस्थान में दिख रही है। तो कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज हैं इस चीज को लेके कि कौन सी सीट से। देखिए, एक होता है पार्टी तय करेगी और एक खुद का भी एक मंशज होता है। तो आपका वो मंशज क्या कहता है, आपकी सोच क्या कहती है कि कहाँ से आप चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। करीब 40 से एक सीट हैं जो गुर्जर बाहुल सीट हैं, उन्हीं में से एक पे लड़ेंगे। और राजस्थान में 2 ही हिस्से हैं, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान ज़्यादातर औसतन रिजर्व्ड सीट्स हैं, तो पश्चिमी राजस्थान की तरफ से लड़ लेंगे। उसमें क्या है, देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पर हमारे को हमारा समाज आदेश करेगा हम वहाँ से इलेक्शन लड़ लेंगे। हम मांडल से लड़ सकते हैं, हम आसिन से लड़ सकते हैं, हम मसूदा से लड़ सकते हैं, हम करौली से भी लड़ सकते हैं, हम पीपलदा से भी लड़ सकते हैं, हम मसूदा मैंने आपको बता ही दिया। जैतारण सीट है, वो हमारी सीट्स हैं सारी की सारी। ये समाज की कंसोलिडेटेड सीट्स है। क्या है ना उर्वशी जी कि ये केवल गुर्जरों की बात नहीं हो रही है, ये बात ये हो रही है कि एमबीसी समाज जब एक साथ एक जाजम पर बैठता है तो सारे समीकरण राजस्थान के बदलते जाते हैं। 200 विधानसभाएं हैं राजस्थान में, उसमें से 75 विधानसभाएं एमबीसी समाज काबिज करता है। और जब ये काबिज करता है तो केवल जनरल सीट्स ही नहीं हैं, इसमें रिजर्व सीट्स भी हैं। अगर रिजर्व निकाल दो तो औसतन करीब 47 से लेकर के 40 सीटें जो हैं वो आती हैं, तो उनमें से किसी से भी लड़नी है। बात आपने समाज की कही, चूंकि बात आपके समाज की हो रही है तो मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी कि लोगों में एक मानसिकता बनी हुई है या इन दिनों आम जनता को देखने को मिल रहा है कि गुर्जर समाज में 2 धड़े हो गए हैं। एक धड़ा है बैंसला का धड़ा और एक धड़ा है पायलट का धड़ा। ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि दोनों धड़ों में आपस में जो है खींचतान का सा माहौल बना रहता है। कितनी सच्चाई है इस बात पे? बिल्कुल सच्चाई नहीं है इसमें। क्या है कि सचिन पायलट जी कांग्रेस से हैं और हम भाजपा से हैं, तो वो एक डिमार्केशन मेंटल रहता है। लेकिन क्या है ना कि हर एक समाज में, चाहे कोई भी समाज, चाहे राजपूत हो, चाहे जाट हो, चाहे बनी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी समाज हो, कुमावत हो, हर समाज में कुछ लोग बीजेपी में रहते हैं, कुछ कांग्रेस में रहते हैं, कुछ आरएलपी में रहते हैं, तो वो तो रहेगा। अब इसमें क्या है कि अगर लोग बाग मेरे को और सचिन जी को ही अगर देखें तो एक पार्टी में मैं अलग पार्टी है, इसलिए लगता विजुअली ऐसा है। लेकिन हम तो समाज को आगे बढ़ाने वाले एक जुड़ी के 2 बैल हैं और हम तो चाहते हैं कि पूरा समाज आगे बढ़े। बैंसला जी, जैसा कि आपने बताया कि जातिगत समीकरण भी जो है चुनाव लड़ने के लिए एक अहम विषय माना जाता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसी जातिगत समीकरण को देखते हुए लोग अपनी सीटें चुनते हो चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल। आप मुझे बताओ कि मैं तो और किसी का तो खैर क्या कहूँ, मैं तो अपने समाज की ही बात कर सकता हूँ। हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति गंगानगर से इलेक्शन नहीं लड़ा अभी तक। क्यों? कभी त्रिपोलिया से किसी को लड़ते हुए देखा है? नहीं। जो गुर्जर है वो गुर्जर बाहुल पे लड़ता है, जो जाट है वो जाट बाहुल पे लड़ता है, जो राजपूत हैं वो ज़्यादातर औसतन राजपूत बाहुल पे लड़ते हैं, या फिर वो रायका रेवारियों के वहाँ लड़ते हैं जहाँ पे उनके 40-40 हज़ार वोट है। लेकिन वो भी इंटरेस्टिंग है
कि अब राय का रेवारी भी कह रहे हैं हमारे 40,000 वोट हैं, हमें टिकट क्यों नहीं दे रहे। तो अब लोगों को इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग शुरुआत हो गई है उसमें, और लोग अपना हक कह के मांग रहे हैं। जी, आज भी आपकी बात याद है, आप कहते थे कि आपने बताया था कि रिजर्वेशन के लिए हमें पटरियों पर बैठना पड़ा, तब जाके साइन हुआ, तो फिर आप वो साइन करने वाले ही बन जाओ, वो कलम पकड़ने वाले ही बन जाओ। आज भी आपकी बात याद है। तो आपका एजेंडा जो आपसे बात करके समझ में आया इस राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनाव में, वो मुख्य तौर से खुद चुनाव लड़ने के ऊपर एमबीसी की जो सीटें हैं उन पे एमबीसी से ज्यादातर विधायक निकाल के लेके आना। हाँ, ठीक बात है ना, इसमें क्या गलत बात है। आज की डेट में आप ये देखिए, मतलब दुविधा क्या हो सकती है कि 8 एक विधायक तो कांग्रेस में है और बीजेपी का एक भी नहीं जीता हमारे समाज से। मतलब isn't it sad? और ये देखो कि जब वो जीते नहीं और हमें लड़ना पड़ा। अब आप इंटरेस्टिंग चीज, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, और आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं और हमें आंदोलनकारी आप कहते हैं, तो हम आंदोलनकारी नहीं हैं। जब 2019 का आंदोलन हुआ था, उससे करीब 1.5 महीने पहले हमने नोटिस दी थी सरकार को कि हम इस तारीख को रेल रोकेंगे। और आप देखो, और आपके सारे जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये बात बताना भी चाहता हूँ और उनसे पूछना भी चाहता हूँ, उनको समझाना भी चाहता हूँ कि जब 1.5 महीने पहले हमने नोटिस दे दी, सरकार उस पर बैठी रही, कुछ नहीं किया। हम लोगों ने पटरी पर बैठने से पहले, मुझे अच्छी तरह याद है, पटरी से बैठने से पहले हमने ये कहा था कि हम 5 बजे पटरी पर बैठेंगे साहब। मलारना डूंगर की बात है, हम 5 बजे तक मीटिंग में बैठ रहे, हम उठ के नहीं गए। और जब 5 बज गए तो हमने बोला नहीं, 15 मिनट और दे दो सरकार को, हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन में या लॉजिस्टिक्स में कोई दिक्कत आ रही हो। लेकिन जब 5:15 तक कोई नहीं आया, तब हमें मजबूरन बैठना पड़ा। और अब आप ये देखिए, द वर्स्ट सिचुएशन फॉर अ गुड गवर्नेंस इज दिस, कि 1.5 महीने से हम कहते आ रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया और हम पटरी पे बैठे, उसके 10 दिन के अंदर सब कुछ कर दिया। तो पटरी पे हम नहीं बैठे थे, हमें जबरदस्ती बिठाया गया था। इसलिए मैं राजस्थान की पूरी जनता को बताना चाहता हूं कि समझो, हम नहीं बैठे थे, हमें बिठाया गया था, हमें विवश कर दिया था बैठने के लिए। अगर वही काम 1.5 महीने के अंदर हो जाता बैठने से पहले, तो किसी को कोई परेशानी ही नहीं होती, ना हमारे ऊपर केस लगते, ना लोगों को दिक्कत होती, ना कोई बात। और अगर हमारे विधायक सही तादाद में सरकार में होते, तो हमें ये दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वहां बैठ के कर ही देते। क्योंकि आप ये देखो उर्वशी जी, कि जब हम पटरी पे बैठे और वहां से जब उठे, तो हमने एक समझौता साइन किया। समझौता साइन करने वाला तो कैबिनेट मिनिस्टर ही तो था। तो अगर वहां पे समझदार कैबिनेट मिनिस्टर होते जो 1.5 महीने रुकवा लेते, तो काम तो ये सब होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर साइन ही कैबिनेट मिनिस्टर को करना है, तो हमारे समाज के लोग कैबिनेट मिनिस्टरशिप में बैठते क्यों नहीं। मलारना की आपने बात की, उस आंदोलन की बात की, तो वहां पर एक बहुत भव्य मूर्ति जो है स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी की का अनावरण आप करके आए थे। साल भर लगभग हो गया है कर्नल साहब को गए, इस बीच में आपने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, कई ऐसे माहौल, कहीं ऐसी स्थितियां देखी हैं जहां पर आप सोचने पे विवश हो गए। तो क्या कुछ बातें कर्नल साहब की आपको याद आई? क्या इस बीच में आपको कर्नल साहब की कमी महसूस हुई? क्या रोज होती है, हर पल होती है। जब किसी व्यक्ति के सर से उसके पिता का साया हट जाए, या एक समाज के ऊपर से उसके पुरोधा का साया हट जाए, तो कमी तो हरदम महसूस होती है, वो तो रहेगी जिंदगी भर, तो वो तो है। और रही बात चैलेंजेस की, तो मैं चैलेंजेस को एक नए तरीके से देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि आज की डेट में पिछले 4 साल से यूथ जो है वो बहुत ही मिसलेड भी हो रहा है, डायरेक्शनलेस भी हो रहा है। यूथ को एक डायरेक्शन चाहिए, वो उस डायरेक्शन की तरह अग्रसर होता है, और कुछ ना कुछ उसमें टेक्निकल रोड आ जाता है। नो, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। जो आजकल लेटेस्ट बात चल रही है हर जगह, पेपर लीक की, हाँ यार ये प्रॉब्लम है, हमको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट इसलिए करना पड़ेगा कि जो बंदा, अब शहर वालों के पास तो फिर भी काफ़ी रिसोर्सेज होते हैं, गांव का व्यक्ति 1 बीघा में औसतन 17,000 रुपये सालाना कमाता है, उसे अपने परिवार का पालन पोषण भी करता है।
जब गांव का लड़का या लड़की या महिला जब